नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज काफ़ी बाद 1 महीने बाद मैं काफ़ी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरे को टाइम मिला इसके बारे में, क्योंकि मैं मेरा जो एक्चुअल एक्चुअल में प्रोफेशंस है वो बेसिकली बिलॉन्ग्स फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स। बट स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना और इसके ऊपर मार्केट की रिसर्च करना, दैट इज़ आल्सो माय प्रोफेशनल वर्क। तो आज हम पर्टिकुलरली जो चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर का जो एक्चुअल में पैसा है, वो किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियोज़ में कुछ चीज़ें बता के रखी हुई हैं कि एक जो नया आदमी है, वो एक सिंपल सिटीज़ में हम बात करें कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट की अगर हम ओवरऑल ये बात करें, तो एक जो पूरे इंडिया में हम जिसको हम एनएससी या बीएससी बोलते हैं, तो उसमें एक फ़ोबिया सा है कि आप मार्केट में पैसा ना लगाएँ। आप पै इस उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ पूछेंगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि मार्केट से काफ़ी दूर रहिए। तो देखिए दोस्तों, हाँ, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को बोलते हैं कि ठीक है कि आपके पास मार्केट में नुकसान होने के भी ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। तो वो नुकसान एक्चुअल में होते कैसे हैं और उनके पीछे प्रॉपर रीज़न्स क्या है कि जिसकी वजह से हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाते, और अगर हम कोई स्टॉक्स ले भी लें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स आपने लिया, आपने वो स्टॉक्स में एंट्री ली और वो स्टॉक आपके पास नुकसान देके चला गया, तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये एक तो इंडिया की पॉपुलेशंस में देखिए, चाहे अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें या म्यूचुअल फंड्स में बात करें या स्टॉक मार्केट में रहें, तो ओवरऑल इंडिया के लोग हैं, वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जी, अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात करें, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, टर्म इंश्योरेंस की बात करें, तो लोगों को कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि हमारे को कभी भी चाहे इंश्योरेंस दी जा रही है या कोई पॉलिसी दी जा रही है या कोई म्यूचुअल फंड्स दिया जा रहा है, तो लोग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है? तो इसके पीछे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका एक्चुअल में प्रॉपर रीज़न्स क्या है। देखिए, कभी-कभी पॉलिसी बेचना कस्टम एंड से बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है कि आप पॉलिसी बेचिए, तो वो पॉलिसी बेचने में लोगों को एक मिसगाइडेड, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके बाद में लोगों को ये पता लगता है कि ये जो हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हमने पॉलिसी ये ली थी और हमारे को एक्चुअल में क्या मिल रहा है। तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम कभी पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होती है। वैसे ही हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के केस में होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास नीचे पर्टिकुलर एक लाइन लिख देते थे कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बाकी तो रहा स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का नाम ही सुन के तो काफ़ी लोग पीछे ही हट जाते हैं कि नहीं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ नॉलेज तो रखनी पड़ती है। इसका ये नहीं है कि अगर आपके पास अवेयरनेस है किसी चीज़ की, तो आप उस चीज़ को आप समझिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़ें। तो देखिए, आज मैं बेसिकली टॉपिक्स पे यही डिस्कस करूँगा कि जो एक एक फ्रेशर्स है, एक जो नए लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, बट उनकी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि स्टॉक्स में किस कब वो पोजीशंस लें और कैसे लिए जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको स्टॉक्स मार्केट में, चाहे वो पुराने इन्वेस्टर हैं, चाहे नए इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट आपको दिखा रही है, आपको आप ज़्यादातर मार्केट की न्यूज़ लेने के लिए आप ज़्यादातर क्या देखते हैं? आप टीवी देख लेते हैं, आप कोई न्यूज़ देख लेते हैं, या आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ स्प्रेड की जाती है जिससे स्टॉक की जो होती है वो वॉलेटिलिटी या अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट आपके पास आ जाती है। तो देखिए, ये स्टॉक्स मार्केट के काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स भी हम जिसको बोल सकते हैं कि ये मार्केट में होते रहते हैं। बट अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मैं एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरे को ये लगता है कि आज मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरे को ये लगे कि मेरा, चाहे वो 4 साल बाद है, 5 साल बाद है, वो पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाए। तो ये लोगों के मन में धारणा होती है। अब लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्टॉक के पर्टिकुलर पैरामीटर्स पढ़ें कि हमारे पास ये पैरामीटर्स किस हिसाब से जाते हैं। आपके पास टेक्निकल पैरामीटर्स पढ़ें कि बोलिंगर बैंड्स क्या है, टेक्निकल आपके पास कैंडल्स चार्ट पैटर्न क्या है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। सिंपल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर मैं एक स्टॉक आज ₹40 के भाव का खरीद रहा हूँ, तो मेरे को वो 5 साल बाद वो स्टॉक अगर ₹400 तक पहुँच जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उम, अचीवमेंट होती है एक। बट ये चीज़ पॉसिबल कैसे होती है? अब मान लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, किसी ने आपको बोल दिया कि यार एचडीएफसी बैंक का अच्छा स्टॉक उठा लो, बजाज फिनांस का अच्छा स्टॉक लगा लो, कोटक बैंक का अच्छा स्टॉक लगा लो।
तो हम सोचते हैं कि यार ये अच्छे बोल रहे हैं, अच्छे लीडिंग बैंक्स हैं, ब्रिटानिया है, एचयूएल है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले लो, और हम ये उनकी बातों में आके कि जी चलो ठीक है, इन्होंने बोला, हमने पैसा डाल दिया। बट आज आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, अगर एचयूएल में आप पैसा डाल रहे हैं, आप बजाज फाइनेंस में डाल रहे हैं, कोटक महिंद्रा में दे रहे हैं, ये तो आपको पता है कि ये टॉप लीडिंग बैंक्स हैं, ये कंपनीज है, बट आप इनके कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ इनका बैलेंस शीट या एनुअल जर्नल मीटिंग या आपने कभी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के आपने देखा है कि ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में टॉप लीडर, देखिए जो टॉप लीडर्स भी होते हैं ना, वो भी स्टॉक्स में गिरते हैं। आप देखिए, आप कोविड-19 में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक 1300-1400 रुपए पे गया, फिर वो 800 रुपए पे गया। तो कई लोग जिन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा बैंक है, वो 1400 रुपए पे है, हम इसको ले लेंगे, मान लीजिए एक स्टॉक उठा लिया और वो पहुंच गया 800 रुपए पे, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये 1400 को लिया और 3 महीने में ये 800 रुपए पहुंच गया, मेरे को तो 600 रुपए का नुकसान हो गया। तो रिटेल इन्वेस्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है उस वो यही मेन प्रॉब्लम रहती है कि एक तो वो एक एंट्री पॉइंट जो होता है स्टॉक्स में, वो एक फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन से भाव पर आपको वो स्टॉक्स लेना है। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात दीजिए, आप मंडी जाते हैं, मंडी में आलू प्याज का भाव पूछते हैं, कहीं आपको महंगा लगता है, कहीं आपको सस्ता लगता है, तो आप सस्ती चीज उठाते हैं। तो मेरे को अगर 1400 रुपए में उस टाइम रेट था और अब 800 रुपए में रेट हो गया, तो मेरे को तो 800 रुपए वाला रेट सही लगेगा। तो कभी भी स्टॉक्स को किसी के बोलने से या किसी की न्यूज़ सुनने से, ये तो आप अपनी ज़िंदगी में आदत डाल लो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो कभी करनी ही नहीं है। आपका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जी मैं एक साधारण इंसान हूँ जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। आज वो स्टॉक अगर मेरे को कोई 40 रुपए का मिल रहा है, तो कल को मेरे को आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद वो 400 रुपए में मिल गया। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? मैं किसी को पूछूँगा, मैं किसी को न्यूज़ देखूँगा, मैं किसी के सर्कुलेट, क्योंकि जो मेरे को दिखाया जाएगा और जो मेरे को बोला जाएगा, मैं सिर्फ़ वही चीज़ करूँगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो भी यूट्यूब्स पे आपको सिखाया जाता है कि जी बोलिंगर बैंड्स पढ़ लो, आप ये पैरामीटर्स डालो, हम आपको 2000 में सिखा देंगे, आपको 3000 में सिखा देंगे। यार एक चीज है, मार्केट में इतनी कंपनीज हैं, इतने एफआईआईज का डाटा है, स्टॉक की मूवमेंट ही इतनी ज्यादा होती है, तो वो एक अनसर्टिनिटी चीज को कभी आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। अब मान लीजिए किसी आजकल यूट्यूब्स पे हम काफी देखते हैं कि आप इंट्राडे खेल लीजिए। इंट्राडे में लोग 10,000 लेके आते हैं, ब्रोकर से 1 लाख उधार ले लेते हैं और 6 घंटे में वो एक 10,000 आपने डाला था और कहीं नुकसान हो गया आपका, 1 लाख से आप 95,000 रुपए पे हो गए, तो आपने तो 10,000 डाला था, ब्रोकर अपना पैसा पूरा लेगा, आपका पैसा बच गया 5,000। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो कम से कम ये चीजों से तो काफी दूर रहना है कि आप मार्केट में आ रहे हो, आप इंट्राडे खेल रहे हो, आप इंट्राडे में इतने बिग बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो कब स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, कब वो उसको स्टॉक के भाव को चढ़ा रहे हैं, कब उस स्टॉक को उतार रहे हैं, और आप कैंडलस्टिक के पैटर्न में ही फंसे रहोगे तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है आपके पास। अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए, देखिए स्टॉक मार्केट किस हिसाब से काम करती है इंट्राडे में। मान लीजिए पानी है, पानी को तो चाहे भाई साहब जहां रास्ता मिलेगा पानी तो वहां पे भाव आएगा ना। पानी उतराई में होगा तो पानी तो काफी फास्ट चलेगा, अगर पानी को थोड़ी सी चढ़ाई मिल जाएगी तो पानी तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे को पानी इकट्ठा करना है, तो पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या मैं एक डैम बना दूंगा। अब डैम बन गया, पानी इकट्ठा हो गया, जब डैम पूरा हो गया तो डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया, अगर मैं डैम को हटा दूंगा या उसको गिरा दूंगा तो पानी निकल जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपके पास है, जब ऑपरेटर्स का दिल करता है, 1000 लोग मिलके बात करते हैं कि जी हम अब स्टॉक को उठाएंगे, तो 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, अब जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उस कंपनी के, वो उसने वो स्टॉक्स को बाई कर लिया। तो बाई कर लिया, तो जो टेक्निकल पैरामीटर चार्ट था, उस चार्ट ने आपको तो दिखा दिया वो स्टॉक बढ़ा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, फिर और लोग आए, लोगों को ये लगा कि स्टॉक तो बढ़ रहा है, और लोग फंसे 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 उस लोग में, और जब उस ऑपरेटर का दिल करा तो उसने वो स्टॉक को नीचे गिरा दिया, तो वो स्टॉक आपके पास नीचे गिर गया, और जो रिटेल इन्वेस्टर आए थे वो फंस गए, और ऑपरेटर अपना प्रॉफिट काट के निकल गए, आप फिर फंस गए। तो आप ये सोचिए कि जो आपका बजट होता है मार्केट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो ये आप तो ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन चीजों से तो दूर रहो। आपका सिंपल, अब आप ये देखिए कि यूट्यूब पे आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, आपको सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि आप इंट्राडे के लिए आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न पढ़िए। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत अच्छी चीज होती है, बट मेरा ये मानना है कि जो अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में रहती है, उसमें आपके पास टेक्निकल पैरामीटर्स भी काम नहीं करते हैं आपके पास।
स्टॉक कब उठ रहा है, कब नीचे जा रहा है, वो निफ्टी के ऊपर आपके पास डिपेंड है। अब सिंपल सी बात बताइए, मार्केट में मान लीजिए 1 लाख लोग बैठे हैं। अब 1 लाख लोग क्या काम कर रहे हैं, किसी का दिल ऊपर जाने को कर रहा है, किसी का नीचे जाने को कर रहा है, और उन्हीं लाखों में लोगों में कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ HNIs हैं, कुछ DIIs हैं, कुछ FIIs हैं। तो वो तो अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं ना। तो एक तो बड़ी साफ सी बात है कि फ्रेशर्स को उससे काफी दूर रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आपको मैंने ये बताया कि किसी के बोले से आपको स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको क्या लगता है कि उस स्टॉक में, मान लीजिए कि हम XYZ कोई कंपनी लेते हैं, आज मेरे को 40 रुपए में वो मिल रही है, मेरे को तो यही फायदा होगा कि कल को मेरे को 400 रुपए में मिल जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा? वो किसी न्यूज चैनल को सुन के तो मेरे को पता नहीं लगेगा, या किसी मेरे फ्रेंड ने बताया तो वो नहीं लगेगा। मेरे को तो भाई भाव सही चाहिए, और स्टॉक्स में मैनेजमेंट अच्छी चाहिए, और कंपनी कंपनी किस हिसाब से कर रही है, कंपनी लॉयल है कि नहीं है। अब आपने पीछे केस देखे, जेट एयरवेज आपके पास कंपनी डूब गई, आपके पास DHFL आपका डूब गया, यस बैंक आपके पास डूब गया, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर्स हैं NBFC, ये आपके पास 1450 रुपए का लीडिंग था, 750 रुपए पे आ गया। तो जब यस बैंक आपके पास चल रहा है 250-300 रुपए, यार जो मेन मेन जो लोग बैठे थे वो बोलते दिस इज नेक्स्ट HDFC बैंक, उसका क्या हुआ? वो भी नीचे गिर गया। तो फिर आदमी क्या करे यार, कि आदमी को तो नुकसान नहीं हो रहा है कि यार स्टॉक मार्केट में अब जितने टॉप लीडिंग्स के थे जिस टाइम में उनकी थी, PC ज्वेलर्स था, बहुत जाता था, लोग PC ज्वेलर के पीछे भागने लग पड़े। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की एक हैबिट है जो हम ये करते हैं कि हम 10 रुपए 20 रुपए का ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं इनको होल्ड करने की बड़ी कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि या इस स्टॉक्स में हम अच्छा सा कर जाए। अब मैं मारुति की बात कर रहा हूँ, मारुति आज से 3 साल पहले 9,000 का था, आज वो 6-7 हजार रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैंने 3 साल पहले 9,000 रुपए की पोजीशन बनाई और आज 7,000 पे मिल रहा, तो 3 साल में तो मैंने 2,000 रुपए नुकसान का है। तो इससे अच्छा तो मैं बैंक में पैसा रख देता, FD में पैसा रख देता, मैं पहुंच जाता। तो देखिए, ये सारी चीजें इकोनॉमीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, आपके पास GDP की क्या ग्रोथ हो रही है, मारुति इज आल्सो गुड कंपनी। तो ये चीजें आप एनालिसिस कैसे करोगे? तो देखिए, जब भी आप स्टॉक्स लें तो उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी चीज अपनी लाइफ में अपना लें कि न्यूज को पढ़ें। ठीक है, न्यूज में आपको अच्छी लग रही है वो चीज, उसको देखें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्टॉक की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, उस स्टॉक्स की एनुअल जर्नल रिपोर्ट्स मीटिंग्स पढ़ें कि क्या होता है। और ओवरऑल सब कुछ रीड करने के बाद आपको क्या लगता है कि उस स्टॉक्स में हम परचेजिंग करें क्या ना करें? सबसे बड़ी बात ये होती है। क्योंकि आप सिंपल अगर किसी कंपनी को आप परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास 2 या 3 मेथड्स हैं। या तो आप उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ लें। बैलेंस शीट भाई साहब मैनिपुलेटेड कर लेती है कंपनी, से ये बैठे मैनिपुलेशन कर देते हैं, आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, पैसा निकाल के भाग जाते हैं, FII जाती हैं, पैसा निकाल के भाग जाती हैं, और अगले अगले 3 महीने बाद फिर रिपोर्ट आती है कि कंपनी लॉस में होगी, आपका स्टॉक गिर गया। तो क्या ये सही चीज है जो हम काफी मनी कंट्रोल में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ते हैं, इंडिया टाइम्स में पढ़ते हैं कि ये बैलेंस शीट है, इतने FIIs आए, इतने DIIs आए, और कई तो टेक्निकल्स के पीछे भागे रहते हैं कि ये स्टॉक्स में अब सपोर्ट आ गई, अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, अब ये स्टॉक्स बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये चीजें भी पढ़ के तो नुकसान ही हुआ, फिर क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि एक आपको कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, एक कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, और एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उन चीजों को देखिए, टाइम लगाइए, उसको पढ़िए, पढ़ने की आदत बनाइए, तब आप स्टॉक मार्केट में विनिंग पोजीशंस पे हो सकते हैं। अब जितने बड़े बड़े विनर्स हैं, चाहे वो विजय केडिया जी हैं, झुनझुनवाला जी हैं, वो तो मैंने कभी देखे नहीं कि स्टॉक मार्केट में आके आपके पास टेक्निकल पैटर्न्स पढ़ा रहे हैं या बैलेंस शीट्स आपके पास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक कमरे में बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि वो यूट्यूब में आके पढ़ा रहे हैं। और जो पैसा कमाना चाहते हैं जी, यूट्यूब से आपको अच्छी लीड्स मिल गई और आपके पास बहुत अच्छे कस्टमर्स आ गए, तो वो आपको तो बहकाएंगे आपको उस चीज के लिए। तो ये जो इंट्राडे का कंसेप्ट कुछ लोग यूट्यूब से बता रहे हैं ना, उससे तो दूर हो जाइए आप। टेक्निकल्स भी से भी दूर हो जाइए, क्योंकि टेक्निकल सिर्फ चलती है मार्केट के हिसाब से। 1,000 लोगों की थिंकिंग क्या है वो आप कभी सोच नहीं सकते। 1,000, बट हाँ, थोड़ा सा उसमें पैटर्न्स पता लग जाता है कि मार्केट किस हिसाब से रजिस्ट कर रही है, मार्केट ने कब सपोर्ट लेना है, मार्केट कब रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, बुलिश कब हो रही है आपके पास, बियरिश कब हो रही है आपके पास मार्केट। तो ये सारी चीजें जोड़ना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपने पैसा फंसा लिया DHFL पे,
या पीसी ज्वेलर्स पे, या आपने जेट एयरवेज पे, आपका निफ्टी 11,900 से पार हो गया, 12,000 हो गया, 13,000 हो गया, तो निफ्टी तो यार 15,000 भी पार हो जाएगा, बट आपने स्टॉक जो चूज किया वो तो सी क्लास के रेट के स्टॉक्स हुए, तो उसका निफ्टी से कोई लिंक नहीं है आपके पास। तो अगर आपका स्टॉक अच्छा होगा, देखिए निफ्टी क्या है, निफ्टी 4-5 इंडेक्स को मिलके बना है, आपके पास ऑटो भी है, इंडेक्स भी है, तो वो सारी चीजें मिला के वो अपग्रेड करता है, तो वो सारों की एवरेज निकाल के वो निफ्टी चला है। बट आपको स्टॉक अच्छी क्वालिटी का किस हिसाब से परचेज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज एक एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बजाज फिनांस। बजाज फाइनेंस का मैं काफी मतलब लगता था कि ये काफी अच्छा स्टॉक है। 2007 से ये 27 रुपए से चला, आज वो स्टॉक 5,000 तक गया पिछले साल, अब वो 3-3,500 रुपए पे ट्रेड है। तो काफी मार्केट में रिपोर्ट्स थी कि ये काफी लीडिंग स्टॉक है और काफी काफी ये स्टॉक्स में काफी अच्छा है, और इसमें एफआईआई का डाटा बहुत अच्छा है, काफी एक्सपोजर इस कंपनीज में है। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में कुछ देखा जाए। तो अब मैंने बजाज फाइनेंस का, देखिए बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस काम क्या करता है आपके पास। देखिए बजाज फाइनेंस जो है वो आपके पास एक, ये जो है आपके पास, इनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, देखिए सारे अर्बन और रूरल्स में इन्होंने अपने हर किसी दुकान पे आप लिखेगा कि बजाज फाइनेंस आपको 2 सेकंड में आपको फाइनेंस कर देगा। आपके पास बस आपका पैन नंबर डालेगा, अगर आपके पास पैन भी नहीं है तब भी वो आपके पास डिटेल्स लेके किसी के 8-10 कॉन्टेक्ट्स ले लेंगे और आपको वो फाइनेंस कर देंगे। हर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, हर किसी फर्नीचर शॉप, हर किसी में आपको बजाज फाइनेंस का 0% फाइनेंस का आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा आपके पास। अब अगर ये बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है, 0% पे अगर फाइनेंस कर रहे हैं तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है। इनका तो एक मेन लोगो है कि भी हम 0% पे फाइनेंस करते हैं। तो ठीक है, कुछ इनके रिटेलर्स के साथ लिंक्स हैं, मोबाइल कंपनीज के साथ लिंक है कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे या हम आपसे कमीशन उठा लेंगे। ठीक है, कंपनी आपने उठा ली कमीशन, ठीक है। अब इन्होंने आपके पास जीरो ईएमआई के कम से कम ऑल ओवर इंडिया में, मैं अभी डाटा देखा कि 22 मिलियन कार्ड इन्होंने बना के रखे हैं। ठीक है, 22 मिलियन का मतलब है आपके पास 22 मिलियन में आप 1 मिलियन में आपके पास 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 22 मिलियन में आपके पास कार्ड बना दिए। ठीक है, तो 22 मिलियन में आपके पास ये हो गया 22 करोड़ कार्ड बनाए हैं इन्होंने पूरे में। ठीक है, तो ये कार्ड पे ये 300 रुपए फीस लेते हैं, तो इनका 660 करोड़ रुपए तो वो एक प्रोसेसिंग फीस जो कार्ड बनाने की है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको ये जीरो एमआई बोल देते हैं। तो कहीं आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, अच्छा ठीक है, आपने प्रोडक्ट ले लिया और कहीं आपके पास 2-3 महीने में अगर आपकी एक आधी बीएमआई बाउंस हो गई 1-2 दिन के लिए, तो ये लगा के 3-4 हजार रुपए ईएमआई बाउंसिंग चार्ज आपके पास लगा दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्ड से मैं आपको बता रहा हूँ 660 करोड़ रुपए आपके पास ये कार्ड की फीस उठा लेते हैं। ठीक है, तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो बिजनेस है वो, उसके बारे में हम मॉडल के बारे में देखेंगे और उसकी हम थोड़ी सी बैलेंस शीट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इनका जो एनुअल जर्नल मीटिंग है वो उनमें क्या क्या इन्होंने बताया है और मैं इस चीज को क्यों लूं। क्योंकि बजाज फाइनेंस मोबाइल, वो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बजाज फाइनेंस आपके पास मोबाइल को स्पॉन्सर कर रहा है, ये फाइनेंस कर रहा है, बेडशीट्स को प्रोवाइड कर रहा है, या आपके पास शोरूम्स के बहुत छोटी छोटी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपके पास, ये सारी चीजें काम कर रहा है, और इनका काम है B2B बैंकिंग में। तो हम इसकी ना एजीएम की कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि बजाज फाइनेंस एक्चुअल में ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसकी एक थोड़ी सी एजीएम शीट्स हम पढ़ेंगे, उसके लिए मेरे को थोड़ी सी आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो हम इसकी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने विंडोज खोल के रखी थी, तो आपको इजी रहेगा। तो देखिए मैं इसकी एनुअल जर्नल मीटिंग्स के ऊपर मैं गया था, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि देखिए इसकी सीधी में आपके पास ज्यादा तो नहीं, इसके 308 स्लाइड हैं, बट जो मैंने कुछ मेन चीजें एक्सट्रैक्ट करी, तो उसके बारे में मैं 10वीं नंबर की स्लाइड पे जाऊंगा, जो मैं इसको टोटल आपके बताऊंगा कि इनका टोटल बिजनेस क्या है। ठीक है, तो 10वीं नंबर की स्लाइड पे मेरे को आपको लाने का मतलब यही है कि इनका एक्चुअल में बिजनेस ये है कि आपके पास टोटल ये B2B बिजनेस कर रहे हैं, B2B लोगों के कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, और कार्ड बना के आपके पास ये इतनी प्रोसेसिंग फीस ही आपके पास कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इनका जो मेन काम है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि इट्स यूनिक एग्जिस्टिंग मेंबर आइडेंटिफिकेशन कार्ड अबाउट 22 मिलियन कार्ड्स इन फोर्स enables customers to avail instant finance after the first purchase across over
100 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल कि 22 मिलियन ये कार्ड बना रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 22 मिलियन बना रहे हैं कार्ड, तो 300 रुपए ये ले रहे हैं। बल्कि मेरा बजाज फाइनेंस में वैसे कोई कार्ड नहीं है, बट आपके पास से कम 660 करोड़ रुपए वहां से ये फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस है ये लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, और ये इनकी जो बिजनेस कैटेगरी है वो एक लो इनकम को भी ये कवर कर रहे हैं, एक हाई इनकम को भी कवर कर रहे हैं, और मीडियम इनकम को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स में आपके पास ज्यादा विश्वास करते हैं कि हमने पॉइंट ऑफ सेल्स क्या किया। तो उन्होंने कुछ फ्रेंचाइजी अपने खोल दी है, और ये बोलते हैं कि जब भी कंज्यूमर इनके पास कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की हम आपको 0% फाइनेंस पे, आपके पास एक प्रोसेसिंग फीस चलेंगे, आपको एक लाइफ टाइम वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट वारंटी कार्ड मिल जाएगा, तो वो एक्सटेंड है। तो ऐसे से ये प्रोडक्ट्स आपके पास दे रहे हैं। तो इनका काम जो है B2B बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं ये ज्यादातर, और इनका इतना ज्यादा कोई काम नहीं है। सिर्फ ये नो इनकम, मतलब एक EMI कार्ड बनाएंगे, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप बड़े बड़े शोरूम्स में चले जाइए तो वहां पे ये आपको चीजें आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इनका मेजर काम है। इसके बाद हम अगली शीट के ऊपर जाएंगे, 38 नंबर की स्लाइड पे। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं, अगर आप 660 करोड़ 700 साढ़े छः मतलब 700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कार्ड से इनकम ले रहे हैं, तो हमको जानना ये जरूरी है कि जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वो सैलरी क्या ले रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि रिम्यूनरेशन पॉलिसी जो है कि हमारी ये पॉलिसी है, तो इसके ऊपर हमने पॉलिसी को हमने देखते हैं कि जो इनके CEO साहब है राहुल बजाज और अनदर क्या है, क्या क्या सैलरी ले रहे हैं। तो देखिए मैंने ये देखा कि इसके अंदर जब मैंने ये शीट खोली तो इसके अंदर कोई सैलरी का कोई ऐसे डिस्कशन नहीं था, सिर्फ लिंक दे दिया था दिखाने के लिए, और इन्होंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 38 नंबर स्लाइड पे फिर मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने सैलरीज के बारे में कुछ नहीं दिखाया। तो मेरे को तो मेन ये जाना था कि कंपनी इतना अच्छा मतलब बिजनेस कर रही है, तो जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये क्या सैलरी ले रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इनकी AGM की 38 नंबर की स्लाइड खोली, और जहां पे इन्होंने ये मेरे को लिंक प्रोवाइड किया था, वहां पे इन्होंने अपनी सैलरीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास दी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसकी 71 नंबर स्लाइड्स के ऊपर जाऊंगा, तो वहां पे मैं यहाँ पे एक चीज देखूंगा कि इन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन RBL बैंक। अब इन्होंने बोला कि बजाज फाइनेंस ने कुछ शेयर्स एलोकेट किए, बजाज फाइनेंस पार्टिसिपेटेड इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, बजाज फाइनेंस ने कुछ पैसा अपना RBL बैंक के पास फंसाया हुआ है, कम से कम 150 करोड़ आपके पास बजाज फाइनेंस ने फंसाया हुआ है, अपना दिया हुआ है। तो RBL बैंक का क्या काम है? RBL का काम तो मतलब जिनकी इनकम 10,000 रुपए भी है, 5,000 है, ये शॉर्ट लोन आपके पास देते हैं। कोई सूचक लोन है, कोई 10% का 10,000 लोन है, 15,000 लोन है, 20,000 लोन है, और वो उनसे इंटरेस्ट चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस ने कुछ RBL बैंक के ऊपर 150 करोड़ रुपए का कुछ पैसा फंसाया। नो डाउट कंपनीज अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ बैंक्स में फंसा देती है। तो आपको याद रखना है कि बजाज फाइनेंस ने RBL बैंक में 150 करोड़ रुपया अपना लेके मतलब शेयर्स लेके रखे हुए, ठीक है। उसके बाद मैं 82 नंबर की स्लाइड के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको बताऊंगा कि आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपके पास इन्होंने ना कुछ जैसे कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको कुछ कॉर्पोरेट काम्स करने पड़ते हैं, कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने देखो कुछ टोटल आपके पास अगर मैं टोटल इसकी बात करूं तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 76 करोड़ रुपए का अपने मतलब सोशल मीडिया जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है कि आपको कुछ गरीब लोगों की हेल्प करनी है, कुछ टेक्निकल एजुकेशन आपके पास देनी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे ये लगा गया कि बंधन कोंगर, ये बंधन कोंगर में इन्होंने हेल्थी मदरबोर्ड, हेल्थी चाइल्डहुड और टारगेटिंग एंड हार्ड कोर पुअर लोगों को इन्होंने 21 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। तो वो ठीक है। ये बंधन बैंक, बंधन कोंगर जो है, ये बंधन बैंक जो है, इन्होंने पहले 150 करोड़ के वहां शेयर लिए थे, ठीक है ना, अपना पैसा वहां पे फंसाया था बंधन बैंक में, और यहाँ पे बंधन बैंक को ही इन्होंने 21 करोड़ रुपए इनको दे रखे हैं। क्योंकि ये बंधन जो ये एक सोसाइटी सी है जो कि लोगों को हम मतलब गवर्नमेंट को ये दिखाया जाता है कि सोसाइटी है, और इनका एक्चुअल में क्या है कि बंधन बैंक आपको मतलब सभी लोगों को नहीं, गरीब लोगों को, इनका जो मेन फोकस है वो एक मीडियम लोगों को फाइनेंस करने का होता है। क्योंकि इन्होंने कुछ साइकिल बनाया कि मान लीजिए बंधन बैंक में किसी ने एक बार लोन लिया, 2 बार लोन लिया और 5 बार लोन लिया और 5 बार वो लोन सक्सेस हो गया, तो उसका वो एक साइकिल हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम उनको लोन देते हैं। और बंधन बैंक ऐसा बैंक है कि ये ग्रुप्स में लोन देते हैं। मान लीजिए कि 10 बंदों का ग्रुप होगा तो ग्रुप्स में लोन देंगे, उसमें से एक बंदा अगर अपनी EMI नहीं देगा तो वो 10 ग्रुप को बोलेंगे कि भाई इस बंदे ने EMI नहीं दी, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है EMI देने का। तो ये बंधन बैंक का एक्चुअल में काम है, ठीक है। तो ये इन्होंने
इसको 21 करोड़ रुपए दिया कि आप फाइनेंस जो भी इनका काम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट हमने ये देखा कि इन्होंने बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी बंधन बैंक के ऊपर कुछ इसके शेयर्स परचेज करके रखे थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने 76 करोड़ रुपए का दिखा दिया कि हम 2020-21 में हमने जो क्वार्टर एंड हुआ जो जून में, इन्होंने कुछ 76 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रोविजन रखा, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा 85 नंबर स्लाइड के ऊपर डायरेक्टली। तो देखिए मैं इस चीज को फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो ये बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस के पास म्यूचुअल फंड ने 7.56% माल उठा के रखा हुआ, ठीक है। 7 पॉइंट मतलब जो भी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 7.5% इन्होंने शेयर्स उठा के रखे हैं म्यूचुअल फंड्स ने। और उसके बाद इन्होंने आपके पास कुछ बैंक्स ने आपके पास 0.15% है, बट आप ये देखिए कि 7.5% इन्होंने उठा के रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कंपनी ने 0.7 उठा के रखा है। और जो FIIs है, देखिए सिंगापुर जैसे FIIs का मतलब है बाहर की कंपनी जो है 20% 21% माल उठा के रखा हुआ है। तो 21% माल उठा के रखा हुआ है, मतलब बजाज फाइनेंस को जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, वो FIIs में आता है। तो वही एक ऐसा फाइनेंस सेक्टर है जिसका बजाज फाइनेंस पे 4.5% की होल्डिंग है, ठीक है। तो मतलब बाहर की कंपनी इस कंपनी में पैसा लगा रही है, बहुत अच्छी बात है यार ये तो। और काम इनका क्या है, B2B मार्केटिंग का काम है। B2B मतलब लोगों को न्यू EMI कार्ड आपके पास दे रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं, और 300 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। पर मैंने एक आपको पहले बात बोली थी कि अगर आपकी एक EMI भी बाउंस होगी तो आपके पास 3000 रुपए ये बाउंसिंग चार्जेस लगा देंगे, वो भी आपके लोन अमाउंट के ऊपर लगाएंगे कि कितना है। तो मान लीजिए अगर 22 मिलियन इन्होंने बना के रखे हैं, तो 660 करोड़ रुपए अगर ये वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए 22 मिलियन में से मतलब 4 मिलियंस की भी EMI बाउंस होगी तो उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उनका वैसे ही लोन स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको मेन दिखना है कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। FIIs का पैसा है, बाहर का पैसा है, वो कब आएंगे कब चले जाएंगे किसी को पता नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 1 रुपया नहीं डाला। देखिए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 1 रुपया नहीं डाला, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं डाला है, इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ डाला है, FIIs ने 20% माल है। म्यूचुअल फंड्स, देखो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमारे हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कंपनीज हैं, कुछ फॉरेन के भी होते हैं, और जो ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके पास कम से कम 58% माल उठा के रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। ये इनका टोटल पैटर्न है। उसके बाद मैं 85 नंबर 86 स्लाइड हो गई आपके पास। उसके बाद मैं 93 नंबर की स्लाइड्स के ऊपर आऊंगा। देखिए अब 93 नंबर की स्लाइड पे मेरे को आपका लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो FIIs कोविड के ड्यूरिंग में आई कि जिन्होंने शेयर परचेज करी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको शुरू में बताऊंगा कि आपके पास ये देखिए आप जैसे ये परसेंटेज ऑफ कंपनी, एक सेकंड में आप उसको शुरू से बताता हूँ कैसे है ये। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, बट अगर आपके पास वो चीज समझ आ गई जो मैं एक्चुअल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि एट लास्ट में ये चीज आपको ठीक लगी कि नहीं लगी, तो वो आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शेयरिंग होल्ड पैटर्न में देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जो था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो 3.69% इन्होंने माल उठा के रखा था 5 अप्रैल 2019 को। बट जैसे जैसे कोविड आया हमारे पास, तो बोलने का मतलब है कि इनके पास 21 करोड़ समथिंग 2 करोड़ इनके पास कुछ शेयर्स थे, ठीक है, 5 अप्रैल 2019 को। तो उन्होंने कुछ शेयर्स लिए, कुछ बेचे। बट मेरा फोकस यहाँ पे चला जाता है कि इन्होंने अपने पास जब कोविड के ड्यूरिंग हुई तो इन्होंने अपना 31 मार्च को 7 लाख शेयर बेचे, 27 मार्च को 4 लाख शेयर बेचे, 9 लाख शेयर 2 लाख ये शेयर सेल किए। तो अप्रोक्सीमेटली 7 4 11 16 मतलब 18-20 लाख शेयर ये मार्च एंड पे FIIs अपना माल उठा के चले गए थे, ठीक है। अब वैसे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड जो टॉप के हैं, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी इनके जो क्वार्टर एंडिंग में था तो इन्होंने भी काफी अपने शेयर्स मतलब 84,000 हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 15 लाख हो, 1.5 लाख हो गए, ठीक है, 3 लाख शेयर हो गए। तो इन्होंने कुछ शेयर्स सेल और परचेज किए, ठीक है, परचेज किए। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाटा इसीलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोविड का हुआ तो काफी FIIs और म्यूचुअल फंड्स ने अपना माल निकाल के वहां से भागने की कोशिश करी, कि क्योंकि उस टाइम काफी स्टॉक्स आपके पास गिरे थे। तो सारे ये सारा आपके पास स्टॉक है। तो आपके पास जो बजाज फाइनेंस है उसमें आपका एक्सिस बैंक और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जो मार्च क्वार्टर था उसमें काफी इन्होंने शेयर्स को
सेल आउट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसके बाद ये काफी और भी बैंक से, आदित्य बिरला, सरनाइफ है, ये इन्होंने काफी माल उठाया, बट मार्च क्वार्टर में इन्होंने काफी जो FIIs थे उन्होंने अपना डाटा निकाल के बाहर भेज दिया, ठीक है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो तो वैसे ही थी। तो चलिए मैं एक शीट, अब लास्ट शीट दिखाऊंगा, 114 नंबर की शीट। देखिए अब ये इनके जो केसेस चले हुए हैं, जो इनकम टैक्स के इनके केसेस चले हुए हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ESIC का इन्होंने पैसा खा के रखा हुआ है, 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने, अभी इनका मैटर जो है डिस्प्यूट चला हुआ है आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट में, आपके पास इनका वो चला हुआ है। कुछ ये इनकम टैक्स का आपके पास 91-92 का केस, मतलब 60 लाख का केस ये चला हुआ है, ठीक है। 22 लाख का 22 करोड़, ठीक है, 4 करोड़, ये 15-16 का केस चला है। 8.17 करोड़ ये केस है, अभी इनके पास ट्रिब्यूनल में चला है। 15 करोड़ का केस चला है। 1437 करोड़ का केस चला है 11 से लेकर 16 तक। 159 करोड़ का आपके पास केस चला हुआ है 12 से 16 तक। 63 करोड़ का, 2 करोड़ का, 534 करोड़ का इनका टैक्स चला हुआ है, ठीक है, केस चला हुआ। तो मैं ओवरऑल अगर इनकी बात करूं तो देखिए, अगर हम टोटल अभी तक इनको ये बात करेंगे इस कंपनी की, तो 114 नंबर की अगर मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो इन्होंने कम से कम अभी भी इनके इनकम टैक्स में कम से 2-2.5 हजार करोड़ का जो डिस्प्यूट है, सबसे बड़ा इनको 1437 करोड़ का डिस्प्यूट जो है 2010 से लेकर 16 तक चला। तो अगर मैं इसको टोटली कैलकुलेट करूं तो 2100-2200 करोड़, 2500 करोड़ तक का इनके जो इनकम टैक्स के जो गवर्नमेंट को देना है, वो इन्होंने केस चला के रखे हुए हैं, जो कि 11 से लेकर 16 तक चले, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए का टैक्स अभी सरकार को देना है, जो कि केसेस पेंडिंग चले, और वो देना है, इनके डिस्प्यूट चले हैं, वो किस हिसाब से चले हैं, तो ये आपको मैंने पूरी शीट में दिखाया। तो ठीक है, बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा। अब इसकी थोड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसका प्राइस चार्ट पैटर्न था, मैंने सिंपल सी बता दी कि आपके पास ये 5,000 तक गया, 5,000 के बाद ये फिर से 3,500 के ऊपर आ गया। और इनका बिजनेस तो एंड टू एंड मार्केटिंग का है, मतलब आपके पास कुछ और सिंपल सा है, EMI कार्ड बनाना है आपको, मोबाइल बेचने हैं, फर्नीचर बेचने हैं, और लोगों को बोलते हैं कि 0% EMI कार्ड के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। इनकम टैक्स के इनके अपने केस चले हुए हैं, ठीक है। FIIs, और सबसे ज्यादा होल्डिंग FIIs की होल्डिंग है, FIIs ने पैसा ला रहे हैं, मतलब ये लोगों को EMI कार्ड दे के जो इनके पास किस्तें आती हैं, ठीक है ना, मतलब नो EMI, मतलब आपके पास वहां से इनको पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बाहर की कंपनी आके इनके पास पैसा लगा रही है, तो बाहर की कंपनी ऐसा क्या सोच के इनके पास पैसा लगा रही है, तो ये तो इनकी बैलेंस शीट होगी, म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग का पैटर्न हो गया, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स के क्या केसेस इनके पास चले। तो मेरे को क्या लगता है कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ठीक है। तो मैं अब इस पॉइंट्स के ऊपर आना चाहता हूं कि मेरे को इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये शेयर मेरे को आज 32 रुपए के भाव पे मिल रहा है, बट फिर मैंने गूगल पे सर्च करे। अब गूगल पे मैं जब इसके ऊपर जाऊंगा, यूट्यूब पे, देखिए मेन कस्टमर इज अ गॉड, ठीक है, चाहे वो 10,000 रुपए का कस्टमर है, चाहे 20 है, 1 लाख का कस्टमर है, तो अगर किसी कंपनी का कोई कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर इज गॉड। बट ये एक अपने गॉड को किस हिसाब से परेशान करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 660 करोड़ रुपए इनको वैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका किसी की EMI बाउंसिंग चार्जेस ये आपके पास 3,000 रुपए लगा रहे हैं, और आपको यूट्यूब के ऐसे चैनल्स में मैं दिखा दूंगा कि इन्होंने एक कस्टमर की एक EMI बाउंस को एक दिन में 180 बार इन्होंने बाउंसिंग चार्जेस लगा दिए। तो ये कौन सी कॉर्पोरेट इनकी पॉलिसी है कि किसी कस्टमर की EMI बाउंस हो रही है और 180 बार आप मतलब एक बाउंसिंग चार्जेस लगा रहे हैं, व्हाट इट इज। आप कहीं ना कहीं तो कस्टमर्स के, अपने भगवान के साथ आप धोखा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और लोन रिकवरीज वाले, जिन लोगों ने कहीं मोबाइल ले लिया और 10,000 रुपए का फोन था और 1,000 रुपए भी उनके बेचारों के फंस गए, और एक आधी EMI आपकी फंस गई तो 3,000 रुपए आपके पास लेंगे। तो इनका ये बहुत अच्छा ट्रैप बना हुआ है, मैं तो ये बोलता हूँ एक बहुत अच्छा ट्रैप है रिटेल कस्टमर्स को लूटने का, कि जाइए फोन लीजिए, आप नो EMI कार्ड बना लिए, एक EMI बाई चांस 1-2 घंटे के लिए वो डिलेट होगी तो आपके पास ये EMI मतलब बाउंसिंग चार्ज। और ये इंडिया में नहीं इनका केसेस चला है, अभी मैंने काफी न्यूज देखी, हरियाणा में इनका काफी ज्यादा केसेस चले हुए थे, करनाल में इनके खासे खासे पुलिस इनके पास आ रही थी, आपके पास साउथ इंडिया में इनके पास चले हैं, नॉर्थ इंडिया में चले हैं, ईस्ट इंडिया में चले हैं। तो अब इनको ये लगता है कि अब एक चीज मैं आप यहाँ पे मैं यही देखूंगा कि एक कस्टमर की 180 बार बाउंसिंग चार्जेस लगाने का क्या मतलब, 180 बार, ये तो कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं ना हुई आपके पास।
तो अगर ये कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शंस इनको पास कौन करता है? ठीक है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो एट एनी हुक एंड क्रुक दे आर जस्ट डिस्टर्बिंग द कॉमन सेंस ऑफ द पीपल्स की दे हैव टू बी बाय दैट पर्टिकुलर कार्ड। और कार्ड लेने के बाद भगवान न करे किसी ने बजाज फाइनेंस का कोई कार्ड लिया हो अपनी जिंदगी में, तो उसको तोड़ मरोड़ के तो फेंक दो और अपने 4 आदमियों को बोलो कि मत ले। क्योंकि मैं लोगों की जब प्रॉब्लम्स देखी इस यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं तो बजाज फाइनेंस का एक शेयर होल्डर हूँ, बट मैं किसी लोगों का खून चूस के अपने शेयर की कीमत नहीं बढ़ाना चाहता। वो एक बहुत गलत बात है। हाँ, मेरी कंपनी शेयर बढ़ रहा है, बट वो शेयर इसीलिए बढ़ रहा है कि लोगों का खून चूस रहे हैं बाहर बैठ के। तो वो आज नहीं कल कंपनीज को प्रॉब्लम होगी, जैसे यस बैंक के साथ हुआ, आपके पास DHFL के साथ हुआ, आपके पास जेट एयरवेज के साथ हुआ, आपका यस बैंक के साथ हुआ। इन्होंने कॉर्पोरेट्स लोन उन लोगों को दिए हाई, इंडिया बुल्स के साथ हुआ। और उन लोगों को ये परेशान नहीं करेंगे। ये नो EMI कार्ड के झांसे में जो लोग फंस रहे हैं आज कल में, मैं एक स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई प्लान है, आप किसी भी बैंक का यूज करिए, बट बजाज फाइनेंस का नहीं यूज करिए। क्योंकि मैं शेयर होल्डिंग था, मेरे पास इसके कम से कम 40-50 शेयर्स थे बजाज फाइनेंस के। तो मैंने जब ये बाद में सब इनकी बैलेंस शीट को छोड़ के मैंने जब लोगों की फीडबैक वहां पे देखी, मैं हैरान हो गया, जो कि मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। देखिए, आप देखते रहना। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ बजाज फाइनेंस। देखिए, मैं यहाँ पे देता हूँ बाज फाइनेंस फ्रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इतने मतलब इतने भाई हाथ लोग अगर ये देखो बाज, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाज फाइनेंस रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। चलिए 2-4 प्रॉब्लम्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, बट देखिए यहाँ पे एक यूट्यूब पे आ रहा है बजाज फाइनेंस से लोन लेने में गुंडागर्दी, किसी को पीट दिया इन्होंने। आप खुद वीडियो देख लीजिए, रिकवरी एजेंट से आ रहे हैं, कहीं पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे मैं स्पेशली आपको बजाज फाइनेंस के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। तो एक रिपोर्टर थे करनाल के, उन्होंने काफी इसके ऊपर कवर किया, पुलिस को बुलाई, कितने लोग परेशान हुए। ये देखो, ये बजाज फाइनेंस की गुंडागर्दी, ऑफिस बुलाकर घर को पीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे बात हुई है मेरी हमारे। देखिए देखिए, तो देखिए ये लोग इकट्ठे होके इसके बारे में बता रहे हैं कि बजाज फाइनेंस कैसी कंपनी है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इनके साथ दिक्कत है, ये ऑल ओवर इंडिया में इनके साथ बड़ी दिक्कत चली है। तो और मैं आपके पास और भी काफी वीडियोस हैं इनके ऊपर। तो इनके जो मैंने जब वीडियोस देखे, तो मेरे को ये लगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ आपके पास ये कहीं ना कहीं लोगों को हरास करने का काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लगा कि नहीं, ये और ये इनकी यहाँ पे ही प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर जस्ट फेसिंग ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम्स। तो एक बार आपने इनका बजाज EMI कार्ड बनवा लिया, तो ये एक तो प्रोसेसिंग फीस हो गई और इसके नाम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बजाज फाइनेंस का एक तो कार्ड ना बनवाएं, और शेयर किसी के पास है तो उसको जितनी ज्यादा हो सके वो एग्जिट कर लें। तो मेरा वीडियो बनाना थोड़ा सा लंबा चला गया, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको समझाना, ठीक है। थैंक यू।